हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर 18। इससे पहले ऑलरेडी हमने 17 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। वियतनाम, कोलंबिया, ब्राज़ील। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ब्राज़ील है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है ब्राज़ील कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है ना। इसे ब्राज़ील को कहवा पात्र भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। बताना है, इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। गंगा, कृष्णा, नर्मदा या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था, अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, इन उपर्युक्त में से कोई भी यहाँ पे सही आंसर नहीं है। वही याद रखना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये इलाहाबाद और हल्दिया के बीच गंगा नदी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे खाली स्थान कहते हैं। सिंपल सा सवाल है कि वह पुस्तक कौन सी है जिसमें लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। एनिमल सर्वे बुक, रेड डेटा बुक, वाइल्ड लाइफ एनालिसिस बुक या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, रेड डेटा बुक में सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, और रेड डेटा बुक जो है ना, ये IUCN जारी करता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, सारा कुछ हम यहाँ पे नोट के रूप में आपको हम दे दिया है। ठीक है, देख सकते हैं, रेड डेटा बुक IUCN जारी करता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है, ग्लैंड की जगह है। ठीक है, रेड डेटा बुक में विभिन्न जानवर और पौधे को 9 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ये भी याद रखना है। और IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। WWF का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं। सिंपल सा सवाल है, बताना है किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार। यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सवाल ध्यान से समझिएगा, क्या पूछा है, कौन नहीं लगता है नेपाल के साथ। भारतीय राज्य कौन सा ऐसा है जो कि नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं। तो जब मैप पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, बिहार से भी लगता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से नहीं लगता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती हैं। ठीक है, नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो उसका नाम नोट किया जाए। इसका नाम है, एक तो है आपका पहला उत्तराखंड, ठीक है, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका बिहार, चौथा राज्य है पश्चिम बंगाल, पांचवा राज्य है सिक्किम। ठीक है,
तो याद रखना ये 5 राज्य देखेंगे। चलिए इसको फिर से लिख देते हैं। एक्चुअली में क्या है ना, ये स्क्रीन इतना स्मूथ है ना कि ये पेन जो है ना भाग जाता है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग मेरा अच्छा नहीं बैठ पाता है। इतना भी गंदी मेरी राइटिंग नहीं है जितना यहाँ पे बैठता है, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन इतना स्मूथ है ना कि पेन पे पकड़ नहीं बन पाता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, सीखने से मतलब है हम लोग का। तो यहाँ पे देखिएगा यदि यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से, अगर आपका आप देखेंगे कि यहाँ ये इस तरीके से नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है। तो यहाँ पे इस तरह से नेपाल है, तो देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे उत्तराखंड देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ये वाला पूरा एरिया यहाँ पे देखेंगे बिहार है। यहाँ पे लगता है सीमा इसका पश्चिम बंगाल से, और यहाँ पे सीमा लगता है सिक्किम से, ठीक है। तो ये 5 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये पाँचों की सीमा लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, तो आसानी से आप बता सकते हैं कि किसका सीमा कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से नेपाल है ना, देखिए ये वाला यूपी वाला, यहाँ पे बिहार हमने बताया था, यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे सिक्किम, और ये वाला क्षेत्र यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? बताना है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 3.9%, 3.5%, 4.2%, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का 2.4% हिस्सा है। कितना? 2.4% हिस्सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बात करें वहीं पे, अगर क्षेत्रफल पूछा जाए कि कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा भारत, ठीक है, जो कि विश्व के 2.4% है, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, चाहे तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, सबको पता है, जिससे कर्क रेखा 47 डिग्री कह सकते हैं उत्तर से गुजरती है, ठीक है, जो कि लगभग देखेंगे कि 8 राज्यों से होकर के गुजरती हैं, ठीक है। इसके बाद है, भारत की मुख्य भूमिका नहीं, भूमि होना चाहिए, भूमिका अवस्थिति दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री से लेकर के 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है, और पश्चिम से लेकर बात करें तो पूर्व तक ये 68 डिग्री से शुरू होता है 7 मिनट तक, और ये 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इसका हमने कई बार इसका ट्रिक हम बता रखे हैं, तो उसका यदि मेरा कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। वही ध्यान रखना है कि भारत का विस्तार उत्तर से कश्मीर से लेकर बात करें दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब में बात करें, पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक का जो दूरी है वो कितना है? 2933 किलोमीटर। तो ये भी फैक्ट को याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? बताना है, 1982 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री संरक्षण के लिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? माहिम की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, 1982 में भारत सरकार द्वारा कच्छ की खाड़ी की समुद्री संरक्षण हेतु समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी। बाकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए, इसे चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है उत्तर ध्रुवीय वृत्त, जिसे आर्कटिक सर्कल कहते हैं, से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? सवाल कुछ ऐसा कह रहा है कि अगर ये मेरा पृथ्वी है, ठीक है, और ये हमारा
ये विषुवत रेखा है और यहाँ पे ये आर्टिक वृत्त है। तो यहाँ से अगर हम इस तरीके से अगर मूव करते हैं, अर्थात उत्तर ध्रुवीय वृत्त से हम क्या कर रहे हैं, किधर की तरफ चल रहे हैं, विषुवत रेखा की तरफ, अर्थात भूमध्य रेखा की तरफ। तो हमें किस वायुम से गुजरना होगा? ऑप्शन दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उसके बाद समशीतोष्ण वन, उसके बाद टाइगा, फिर टुंड्रा। या फिर पहले टुंड्रा जाना होगा, फिर टाइगा, फिर समशीतोष्ण वन, फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। या फिर पहले टुंड्रा, फिर समशीतोष्ण वन, या फिर टाइगा, उसके बाद फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। या एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक तो होगा नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो अगर आप मैप पर देखेंगे और बायोम का अगर आपके पास मानचित्र होगा तो देखेंगे वहाँ पे, तो सबसे पहले आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा यहाँ पे आपको टुंड्रा। ठीक है, इसके बाद देखने को मिलेगा टाइगा, इसके बाद फिर समशीतोष्ण वन है, इसके बाद फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। ठीक है, इसके बीच में एक दो और भी मिलते हैं, लेकिन अगर देखें जाए क्रम से तो मैं पहले टुंड्रा मिलेगा, फिर टाइगा मिलेगा, फिर समशीतोष्ण वन, उसके बाद फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, तो ये ऐसे आपको गुजरना होगा। ये तो कम से कम याद रखिए दोनों। अगर ये दोनों अगर आपको याद है कि पहले टुंड्रा मिलता है फिर टाइगा मिलता है, तो आसानी से आप क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, आप मानचित्र में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए। ये देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये आइस सीट है। ठीक है, यानी कि पोलर वाला। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब वाला ये पोलर एरिया है, ऊपर का हिस्सा। तो वहाँ पे तो ऑप्शन में था ही नहीं, उसे छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए इसके बाद है टुंड्रा, ये कलर को जो दिख रहा है ये टुंड्रा है, यानी कि ये वाला जो दिख रहा है आपका ये टुंड्रा है। ठीक है, इसके बाद फिर ग्रीन वाला जो देख रहे हैं ये टाइगा है, ये वाला टाइगा है, यानी कि टुंड्रा के बाद फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये जा रहे हैं हम लोग टाइगा की तरफ। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि लाइट ग्रीन है ना, हल्का। तो आप देख सकते हैं इधर वाला ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो भूमध्य रेखा की तरफ जब बढ़ेंगे तो इस तरीके से आपको क्रम से जाना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कामत, नामचा बरवा, गुरला मंदाता। ठीक है, और निम्न में से बताना है किसके नाम है ये सब किस चीज़ के नाम है? हिमालय से निकलने वाली नदियों का नाम है, या हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम है, या हिमालय में रहने वाली जनजातियों के नाम है, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे, याद क्या रखना है कि जो कामत है, नामचा बरवा है, गुरला मंदाता है, ये सभी हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे कुछ चोटी दिया गया है। ठीक है, और ये सब चोटी जानते हैं क्या है? ये सभी वृत्त हिमालय की चोटियाँ हैं। ये सभी वृत्त हिमालय के कुछ चोटियाँ हैं। ठीक है, हिमालय को हम लोगों ने देखा था ना कि 3 भागों में बांटे थे हम लोग, वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये वृत्त हिमालय के हिस्सा है। ठीक है, जो विश्व के जो लंबे लंबे जो चोटियाँ हैं इसी वृत्त हिमालय में स्थित हैं। ठीक है, तो इसी में देखेंगे माउंट एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा भी है, मकालू भी है, धौलागिरा भी है, नंगा पर्वत भी है। ठीक है, इसके अलावा अन्नपूर्णा भी है, नंदा देवी भी है, कामेत भी है, नमचा बरवा, गुरला मंदाता है। तो इसमें देखेंगे ये सब जितने भी ऊंचे जो चोटियाँ हैं ये सभी वृत्त हिमालय में स्थित हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए नदी घाटी के आधार पर देखा जाए तो हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 भागों में किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय तो देखेंगे ये कहाँ है, तो ये सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। इसके बाद फिर सतलज से काली के बीच में कुमायूं है, और काली से तीसरा के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीसरा से दिहांग के बीच में असम हिमालय है। ठीक है, जो जी कुछ इस तरीके से हमने बताया था कभी किसी वीडियो में। यहाँ देखेंगे ये हमारा यहाँ सिंधु और ये सतलज, इसके बीच में कौन सी है? ये पंजाब हिमालय। फिर ये हमारा हो गया सतलज और ये हो गया हमारा काली, तो इसके बीच में कौन सी है? कुमायूं हिमालय। फिर ये काली से देखेंगे ये तीसरा, इसके बीच में कौन सा हिमालय है? ये है नेपाल हिमालय। और यहाँ से देखेंगे ये हमारा तीसरा है, ये हमारा यहाँ दिहांग है, तो इसके बीच का जो एरिया वो क्या कहलाता है? असम हिमालय। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं बंटवारा किया गया है नदी घाटी के आधार पर। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना था। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है काठियावाड़ प्रायद्वीप खालिस्तान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? अहमदाबाद का, हैदराबाद का, राजस्थान का, एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? काठियावाड़ प्रायद्वीप अहमदाबाद का भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासत है, विस्तार है। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, विस्तार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी? आसान सा सवाल है, बताना है कि प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी। जॉन एडम्स, क्लाइड टॉमबाग या फिर विलियम हॉरल, या फिर उपयुक्त में से एक अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, दुनिया का पहला, माफ़ कीजिएगा, ये प्लूटो ग्रह के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्लूटो ग्रह की खोज क्लाइड टॉमबाग ने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी और भी हैं यहाँ पे देखेंगे तो और भी हैं, जैसे कि अरुण का खोज किसने किया था, वरुण का किसने किया था, शुक्र, सूर्य, अगर ये सब पूछ लिया जाए तो आप चाहें तो याद इसको रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में खालिस्तान से खालिस्तान भेजा गया था। बताना है दुनिया का पहला आधिकारिक जो एयरमेल थी वो 1911 में किन दो स्थानों के बीच में भेजा गया था? कहाँ से कहाँ? हैदराबाद से तिरुपति, आंध्रा से दिल्ली, इलाहाबाद से नैनी, या उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, बाकी एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, पॉइंट ये है कि 1931 में भारत एयरमेल पोस्ट कार्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? ठीक है, वैसे आंसर तो आपको दिख गया होगा, फिर भी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। काकेकस पर्वत चोटी, यूराल, एल्प्स, उपयुक्त में से एक अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कहाँ गया अल्प्स, हाँ सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है तो बताएंगे मॉन्ट ब्लैंक। क्या नाम है उसका? मॉन्ट ब्लैंक है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए यूराल कहाँ है और काकेकस जो पर्वत चोटी है ये कहाँ देखने को मिलते हैं, और इन दोनों का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। ठीक है, चलिए, तो आप ये देख सकते हैं मैप पर आसानी से, ये है आपका, ये है आल्प्स, ये जो दिख रहा है ना ये आल्प्स, ये है। ठीक है, ये आल्प्स पर्वत है, और ये देखेंगे कहाँ पे स्थित है, ये ज़्यादातर देखेंगे स्विट्जरलैंड में स्थित है। बाकी देखेंगे इधर ये ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा फैला हुआ है, फ्रांस और इटली में कुछ इसका हिस्सा है। ठीक है, बट देखेंगे कि ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे सवाल आता है कि आल्प्स जो है ये कौन दो देशों को अलग करता है, तो देखेंगे फ्रांस और इटली को अलग करता है ये आल्प्स पर्वत। ठीक है, सवाल पूछा भी गया है कि आल्प्स किन दो देशों को अलग करता है, तो ये फ्रांस और इटली को अलग करता है। ठीक है, तो मैप को ध्यान में रखिएगा, तो सवाल किसी भी तरह का पूछा जाए आप कर लेंगे। ठीक है, तो याद भी रख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रिया है जिसकी राजधानी वियना है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, इटली है इधर, रोम इसकी राजधानी है, फ्रांस है इसकी राजधानी पेरिस है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इधर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? बताना है कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच में स्थित है। मैगलन जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या बताना है कि कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच में स्थित है? अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि बेरिंग जलडमरू मध्य ये रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच में स्थित है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बेरिंग जलडमरू मध्य कहाँ पे है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये है बेरिंग स्टेट, दिख रहा होगा आई थिंक क्लियर। ठीक है, तो ये देखेंगे यहाँ पे, ये जो आपका बेरिंग है ये आपका यहाँ पे देखेंगे रूस है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है। तो इन दोनों देशों के बीच में देखेंगे यहाँ पे क्या है, स्थित है बेरिंग स्टेट। यहाँ से एक सवाल और भी पूछा जाता है कि चुक्सी सागर, यहाँ देखेंगे ये चुक्सी सागर है और यहाँ पे ये बेरिंग सागर है, ये दोनों को कौन जोड़ता है, तो ये बेरिंग स्टेट जोड़ता है। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। साथ में ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक अलास्का है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में एक देश है यहाँ पे अलास्का, तो अलास्का भी दिया जा सकता है कि रूस और अलास्का को कौन जोड़ रहा है, तो ये बेरिंग स्टेट।
ठीक है। साथ ही साथ ये है आर्टिक ओशियन, ठीक है। और नीचे है आपका नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रशांत महासागर इधर दिख रहा होगा, इधर दिख रहा होगा आपका आर्टिक ओशियन, ठीक है। तो ये इससे भी सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? अरुण, दूध कोसी, गंडक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है गंडक नदी जो है, गंडक नदी जो है ये कोसी की सहायक नदी नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है? कथन ये है, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। अगला है, इसका अर्थ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भूमि के एक टुकड़े में आग लगाना है। सी कथन है, यह फसलों या चारागाह के आसपास या उनके बीच पेड़ों या झाड़ियों को उगाने की प्रणाली है। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक सिस्टम है, प्रणाली है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल चट्टानी, जलोढ़, काली मिट्टी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी भारत की मुख्य मिट्टी है। इसमें देखेंगे कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। वैसे जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, जलोढ़ मिट्टी को हम दो भागों में बांटते हैं, एक बांगर और एक खादर। बांगर नई मिट्टी है, खादर पुरानी मिट्टी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका, देख रहे हैं, ये वाला दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जलोढ़ है ना। तो जलोढ़ वाला देखें कि कलर कैसा दिख रहा है, ये पे ये लाइट थोड़ा सा ग्रीन टाइप का दिख रहा है। तो ये भाग आप देख सकते हैं, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पूरा इस जलोढ़ मिट्टी का ही है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं पूर्वी घाट जो है ये पूरा दिख रहा होगा, ये तो पूर्वी घाट ही है ना, ये पूरा, ये पूर्वी घाट जो है ये यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का अधिकता देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी इस एरिया में लाल मिट्टी है, ठीक है, इधर हम देखेंगे तो लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है तिब्बती पठार खालिस्तान का सबसे अच्छा उदाहरण है? अंतर पर्वतीय पठार, अपर्दनीय पठार, ज्वालामुखी पठार, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, तिब्बती पठार अंतर पर्वतीय पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है। एक थ्योरी क्लास में लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको डिटेल्स पिक्चर के साथ मैप के साथ समझाने का प्रयास करेंगे कि अंतर पर्वतीय पठार क्या है, अपर्दनीय पठार क्या है, ज्वालामुखी पठार क्या है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर सही क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है पशुओं के प्रति क्रूरता या क्रूरता होना चाहिए था, रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 1 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। बताना है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विधि एवं न्याय मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। एक से अधिक होगा या में से कोई नहीं। तो याद रखना है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 1 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दिफू दर्रा, ठीक है, कहाँ स्थित है? दिफू जो पास है ना, ये बताना है कि कहाँ स्थित है। ये हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में, अरुणाचल हिमालय में या दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, दिफू दर्रा आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल हिमालय में, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है।
बाकी और भी अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें बोमडीला दर्रा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जिलेपा दर्रा सिक्किम में है, बड़ा लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, जो जिला दर्रा लद्दाख में है, नीति कहाँ है उत्तराखंड में है, मानव उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल में है और बोरजिल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इन दर्रों को भी याद रखिए, यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आज इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम सवाल है। सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? बताना है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? ठीक है, इस पॉइंट को पकड़िएगा। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत किसने की है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर उपयुक्त में से एक अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू की है। ये कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जरूरी है जानना, जैसे गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने शुरू की है। सुपौल और वाल्मीकि नगर में 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में गिद्धों की संख्या बढ़ाना इसका उद्देश्य है। गिद्ध कार्य योजना ये 16 नवंबर 2020 को लाया गया था। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी? ये मार्च 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई थी। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि 20 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, आपके कितने मार्क्स बने हैं 20 में से, ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।